हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे 7th एंड 8th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। देखिए शुरू करते हैं। 7th प्रिंसिपल क्या कहता है? यूज ऑफ रेन्यूएबल फीड स्टॉक। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म आ रही है, रेन्यूएबल और फीड स्टॉक। अब देखिए रेन्यूएबल जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है? रेन्यूएबल टर्म का मीनिंग है कि ऐसा फीड स्टॉक जो आपको बार बार मिल सके। रेन्यूएबल का मतलब बार बार, नेचर से आपको बार बार मिल सके, मतलब कभी भी खत्म ना हो। फीड स्टॉक का मतलब होता है रॉ मटेरियल, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कच्चा माल। तो यहाँ पर रेन्यूएबल फीड स्टॉक का मतलब ये है कि आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल या जो रिएक्टेंट है वो आपको कैसा लेना चाहिए, या जिसको आप रॉ मटेरियल या फीड स्टॉक कह सकते हैं, कैसा लेना चाहिए जो कि रेन्यूएबल हो, मतलब नेचर से आपको क्या मिले, बार बार मिल जाए। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या कहती है कि जो आप रिएक्टेंट पहले ऐसा ले रहे थे कि जो डिप्लीटिंग था, डिप्लीटिंग मतलब जो खत्म हो जाता था, अब आपको कैसा लेना है, रेन्यूएबल लेना है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है, अ रॉ मटेरियल और फीड स्टॉक। तो मैंने आपको कहा कि फीड स्टॉक का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और फीड स्टॉक, या अगर हम केमिकल या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो हम क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट। देखिए जब इंडस्ट्री के फॉर्म में हम बात करते हैं लार्ज स्केल पे, तो वहां पर हम रिएक्टेंट की जगह रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो अ रॉ मटेरियल और फीड स्टॉक शुड बी रेन्यूएबल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके रॉ मटेरियल है या जो फीड स्टॉक है या सिंपल लैंग्वेज में कहें रिएक्टेंट है, वो कैसा होना चाहिए, रेन्यूएबल होना चाहिए, ठीक है, रादर देन डिप्लीटिंग। तो देखिए रेन्यूएबल का मतलब जो नेचर से आपको बार बार मिल जाए, डिप्लीटिंग का मतलब जो आपको बार बार ना मिले, मतलब अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। भले ही नेचर से मिल रहा हो, नेचर से मिलना सफिशिएंट नहीं है। देखिए नेचर से कोई चीज मिल रही है और वो खत्म हो जाए तो वो डिप्लीटिंग कहलाएगी, लेकिन अगर वो नेचर से मिल रही है और वो बार बार मिल रही है तो वो आपके क्या कहलाएगी, रेन्यूएबल। तो जो चीज आपको बार बार मिल रही है जो कभी खत्म नहीं होगी वो रेन्यूएबल है, और जो चीज आपको मिल रही है लेकिन वो क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगी, डिप्लीटिंग। वेन एवर टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली प्रैक्टिसेबल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर टेक्निकली और इकोनॉमिकली दोनों पॉइंट है, टेक्निकली और इकोनॉमिकली अगर पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, रेन्यूएबल फीड स्टॉक काम में लेना है कंपेयर टू डिप्लीटिंग। मतलब आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल लेना है वो आपको रेन्यूएबल लेना चाहिए कंपेयर टू डिप्लीटिंग। डिप्लीटिंग क्या है, जो खत्म हो जाएगा, रेन्यूएबल जो है वो खत्म नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, एग्रीकल्चरल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो देखिए अगर आप जो है रिएक्टेंट जो है वो एग्रीकल्चरल, जो फीड स्टॉक आप ले रहे हैं वो एग्रीकल्चरल लेते हैं या बायोलॉजिकल लेते हैं, तो उसका एक एडवांटेज और होता है। क्या एडवांटेज होता है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये आसानी से क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा केमिकल लेंगे, सिंथेटिक केमिकल लेंगे, तो वो उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। एक टर्म आती है कि जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन या माइक्रोबियल डिग्रेडेशन लगभग एक ही बात है। अब आगे क्या दे रखा है, मेन चीज क्या है, पेट्रोलियम। अब जो हम पेट्रोल काम में लेते हैं, देखिए ये आपके कंबाइंड पेट्रोलियम कह देते हैं इसको, जिसमें आपके पेट्रोल, डीजल, ईटीसी सब आ जाता है। तो पेट्रोलियम की प्रॉब्लम क्या है कि ये आपके आज के टाइम में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन में कहें, चाहे आप एनर्जी के फॉर्म में कहें, या फिर केवल इसमें ही नहीं, पेट्रोलियम जो है आपके वो ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी में तो काम आ ही रहा है, लेकिन मैनकाइंड के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी काम आ रहा है एज अ रिएक्टेंट। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पेट्रोल है वो आपके नॉन रिन्यूएबल है, या हम कहें डिप्लीटिंग है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये समय के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है। और जब समय के साथ खत्म आ जाएगा तो आगे वाली जो हमारी जनरेशन है वो कैसे इसको यूज करेगी, मतलब सस्टेनेबिलिटी की जो है प्रॉब्लम है। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जो ग्रीन केमिस्ट्री का 7th प्रिंसिपल है उसके, तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। पहला है बायोडीजल। देखिए बायोडीजल क्या है, एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। जैसे पेट्रोलियम की अगर हमने बात करी अभी कि पेट्रोलियम जो है समय के साथ खत्म हो जाएगा, तो हमें उसका ऑल्टरनेट देखना है, तो हमने क्या करा, ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पे हम क्या दे रहे हैं, बायोडीजल काम में ले रहे हैं। बायोमास से बनता है और क्रॉप से हम इसको बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि जो आपके डिप्लीटिंग रॉ मटेरियल है या जो डिप्लीटिंग फीड स्टॉक है उसकी जगह हम क्या करें, उसको चेंज कर दें किससे, रेन्यूएबल फीड स्टॉक से। तो यहां पर आपसे कोई पूछे कि बायोडीजल जो है वो किसका एग्जांपल है, तो आप दोनों चीज कह सकते हो, ग्रीन केमिस्ट्री का भी एग्जांपल है, या फिर हम कहें जो 7th प्रिंसिपल है रेन्यूएबल फीड स्टॉक उसका एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पर ये आपके बायोडीजल हो गया, ये किससे बनता है, बायोमास, या हम कह सकते हैं क्रॉप से बनता है, और ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह हम इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं,
बायोप्लास्टिक, कि बायोप्लास्टिक क्या है, तो ग्रीन केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है बायोप्लास्टिक, या इसको हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। जो सिंपल प्लास्टिक होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, लेकिन जो बायोप्लास्टिक है ये हम इसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी कह सकते हैं। रेन्यूएबल फीडस्टॉक का क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर बायोप्लास्टिक जो है सिंपली हम इसको कह रहे हैं, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पर्टिकुलर नेम की बात करें, तो PLA इसको कहते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं, PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है आप सब जानते ही हैं। इसके बाद दे रखा है कॉर्न एंड पोटैटो वेस्ट। तो ये जो आपके बायोप्लास्टिक है ये नॉर्मली हम किससे बना रहे हैं, कॉर्न एंड पोटैटो वेस्ट। तो देखिए इसके दो एडवांटेज हो गए। एक तो ये हो गया कि ये बायोप्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो आप स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे वो या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा जो कि बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्न, मक्का जिसको आप कहते हैं, पोटैटो वेस्ट जो आपके आलू का जो वेस्ट है, तो इनके जो वेस्ट है इससे आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए एक तो आपके स्टार्टिंग मटेरियल जो है रेन्यूएबल है, बार बार आप प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल है। तो इसके एक साथ दो एडवांटेज हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है 2-3 बार मैं आपको पहले रिपीट करा चुका हूं, वापस से रिपीट कर लेते हैं कि जो नॉर्मल हम एडिपिक एसिड बनाते हैं कन्वेंशनल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से, उसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है बेंजीन। ये आप जानते हैं बेंजीन जो है कार्सिनोजेनिक होता है। तो इसमें दो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बेंजीन जो है वो रेन्यूएबल नहीं है, ठीक है, नॉन रेन्यूएबल है या डिप्लीटिंग है, मतलब बेंजीन जो है वो नेचर से प्राप्त नहीं हो रहा, उसको बार बार हम प्राप्त नहीं कर सकते, कंज्यूम करेंगे तो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये हार्मफुल भी है, कार्सिनोजेनिक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जब इसका ऑल्टरनेट ढूंढा है हमने, तो हमने ऑल्टरनेट क्या ढूंढा, ग्लूकोज। तो देखिए बेंजीन से बनाते हैं, कैटालाइटिक रिएक्शन होती है, 2-3 स्टेप में रिएक्शन होती है। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज से जब हम एडिपिक एसिड बना रहे हैं तो ये एंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है, एंजाइम के थ्रू हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने ग्लूकोज लिया इसके दो फायदे हो गए, एक तो ये आपके हार्मफुल नहीं है, ठीक है, दूसरी बात जो ग्लूकोज है वो आपके रेन्यूएबल फीडस्टॉक है, मतलब आप इसको नेचर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पूरे अगर हम इसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बायोप्लास्टिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायोप्लास्टिक क्या है, तो ग्रीन केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है और रेन्यूएबल फीडस्टॉक का एग्जाम्पल है। देखिए 8th प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, रिड्यूस डेरिवेटिव। रिड्यूस डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आप जब भी प्रोसेस करें या कोई केमिकल सिंथेसिस करें तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो डेरिवेटिव्स हैं या हम कहें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहे हैं या जो हम कहें इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं वो कम से कम बने। तो देखिए क्या दे रखा है, देखते हैं, अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन। मतलब कई बार हम क्या करते हैं जब रिएक्शन करते हैं तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना पाते, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बनाने के लिए कई स्टेप्स में रिएक्शन करते हैं जिससे कई डेरिवेटिव्स या कई इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है। देखिए इंटरमीडिएट्स डेरिवेटिव्स में फ़र्क ये है कि इंटरमीडिएट जो होता है लेस स्टेबल होता है, डेरिवेटिव का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बन रहा है वो स्टेबल है, उसको हम डेरिवेटिव करें। तो ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच में बन रहा है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, यहाँ पर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो बीच में बन रहे हैं लेकिन वो स्टेबल है, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन। अब इसके ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ब्लॉकिंग ग्रुप, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, टेम्परेरी मॉडिफिकेशन और फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस शुड बी अवॉइडेड whenever possible because such steps require additional reagents and can generate waste। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कोशिश ये करनी है कि कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसको कम से कम स्टेप में करो। जैसे मान लीजिए एक आप रिएक्शन कर रहे हो वो 10 स्टेप में हो रही है, तो आप कोशिश करो ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि वो 8 में हो जाए, 7 में हो जाए, 6 में हो जाए, 5 में हो जाए। और अगर एक ही स्टेप में हो रही है तो बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी स्टेप कम होगी उतनी ही आपकी एनर्जी कम लगेगी, उतना ही आपका जो केमिकल है कम वेस्ट होगा और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी प्रोसेस की। तो ये 8th प्रिंसिपल है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपके रिएक्टेंट हैं, इस रिएक्टेंट में एक आपके कीटोन ग्रुप है और एक आपके एस्टर ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है और रिडक्शन करके डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है। डिजायर्ड प्रोडक्ट में हमने देखा कि कीटोन ग्रुप एज इट इज मेंटेन है, मतलब उसका रिडक्शन नहीं हुआ है, जबकि जो आपके एस्टर ग्रुप है उसका हमने क्या कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है, ठीक है। तो रिडक्शन करने से हमने क्या देखा कि अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। तो अब आपने क्या करा, रिडक्शन करके अल्कोहल बना लिया, किसका, एस्टर का, लेकिन कीटोन चेंज नहीं हुआ है, कीटोन ग्रुप मेंटेन है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो दो ग्रुप हैं, जब आप सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जैसे मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने ले लिया,
तो यहाँ पर कीटोन और एस्टर दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। तो अब आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आप क्या चाहते हैं कि कीटोन एज इट इज मेंटेन रहे, तो उसका हम ऑल्टरनेट तरीका जो कन्वेंशनल है हम वो कैसे करते हैं कि हमने क्या करा, इसको ब्लॉक कर दिया या हम कहें इसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो हमने क्या कहा, प्रोटेक्शन कर दिया किसका, कीटोन ग्रुप का। ये आपके इथाइलिन ग्लाइकोल है और ये आपके एसिटल या हम कहें कीटल बन जाता है साइक्लिक। तो ये आपके क्या हो गया, ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, कौन सा, कीटोन। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, प्रोटेक्शन कर दिया। सेकंड स्टेप में जो हमें रिएक्शन करानी थी वो हमने रिएक्शन करा दी। तो देखिए अब जब रिडक्शन कराएंगे तो ये तो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया एक तरीके से, प्रोटेक्ट हो गया, अब ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब कौन रिएक्शन करेगा, एस्टर। तो जब आप रिडक्शन कराएंगे तो एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा। तो देखिए एस्टर का जब रिडक्शन होगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर ये ग्रुप जो था एज इट इज है, इसका रिडक्शन नहीं हुआ। अब हमने क्या करा, ये आपके ग्रुप कन्वर्ट कर लिया। अब वापस से हम क्या चाह रहे हैं कि जो ग्रुप था वापस से वो आ जाए। तो हम क्या करते हैं, अब डी प्रोटेक्शन करते हैं। यहां पर हमने प्रोटेक्शन करा, फिर रिडक्शन करा, अब वापस से डी प्रोटेक्शन करेंगे। तो जब वापस से डी प्रोटेक्शन करेंगे तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो ये आपके इथाइलिन ग्लाइकोल जो अलग हो जाएगा और वापस से आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था उसके लिए हमने कितनी स्टेप करी, पहले स्टेप में हमने करा प्रोटेक्शन, दूसरी स्टेप में जो हमको रिएक्शन करानी थी वो हमने करी, और तीसरी स्टेप में हमने क्या करा, डी प्रोटेक्शन। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन अच्छी नहीं मानी जाती है। क्यों, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री ये कहती है कि जितने स्टेप्स ज्यादा होंगे उतने ही केमिकल्स ज्यादा खर्च होंगे, कॉस्टली प्रोसेस होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ग्रीन केमिस्ट्री ये कहती है कि जहां तक, अब देखिए ये एक तरह से हमारे लिए डेरिवेटिव्स हैं, ये जो आपके रिएक्शन के जो बीच में बन रही है हमारे लिए क्या है, डेरिवेटिव्स है। तो जो 8th प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, रिड्यूस डेरिवेटिव। तो ग्रीन केमिस्ट्री ये कहती है कि आप जो इस तरीके के प्रोसेस करते हैं जहां पर अननेसेसरी डेरिवेटिव हमें बनाने पड़ते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ग्रीन केमिस्ट्री ये कहती है कि आप एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन करें या ऐसी रिएक्शन डिजाइन करें जहां पर आपको डेरिवेटिव जो हैं वो नहीं बनाने हैं, या फिर आप कहें कम से कम आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री के हिसाब से ये रिएक्शन अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स क्या हैं, ज्यादा हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कई बार डेरिवेटिव्स बनाने हमको इसलिए पड़ते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि दोनों रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए डेरिवेटिव बनाना है। यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट तरीका है एंजाइमेटिकली हम रिएक्शन कराएं, क्योंकि एंजाइम की जो रिएक्शन होती है, एंजाइम जब हम लेते हैं काम में तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो काफी स्पेसिफिक होती है। तो अगर हम एंजाइमेटिकली रिएक्शन ट्राई करें ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो वहां पर जो है रिएक्शन जो है कम से कम डेरिवेटिव बना के कम से कम स्टेप में जो है रिएक्शन पूरी हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार रिएक्टेंट होते हैं, कुछ ज्यादा रिएक्टिव हैं तो उनको डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं उसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए, कुछ कम रिएक्टिव हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये काफ़ी सारी जगह पर हमने देखा है कि हमको डेरिवेटिव बनाने पड़ते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री ये कह रही है, या ये वाला प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आपको कम से कम डेरिवेटिव बनाने और कम से कम स्टेप में रिएक्शन करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको हिट कीजिए ताकि आपको जो है नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे।